तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया था, तो हम तीसरा जो इसका पार्ट है यानी कि तीसरा जो कंपोनेंट है उसकी बात करने वाले हैं। और तीसरा कंपोनेंट है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। थोड़ा बहुत कुछ कल देख लिया था। थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोल सकते हैं? बिंबाणु, बिंबाणु, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? प्लेटलेट्स। अब देखो थ्रोम्बोसाइट, जैसे हमने पीछे बात की थी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मेरो के एक हीमोपोइटिक टिश्यू से होता है, ठीक है। ऐसे ही ये थ्रोम्बोसाइट्स जो सेल है, जो बिंबाणु है, जो प्लेटलेट्स है, ये कहाँ बनती है? तो ये तो पता है कि ये बनेगी तो बोन मेरो में, और बोन मेरो को ही हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा के कौन से भाग में बनेगी? तो उसका नाम आपको याद रखना है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या आ गया? देखो बोन मेरो के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, यानी कि सेल्स का कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो अलग अलग प्रकार के फंक्शन करता है। जैसे हीमोपोइटिक जो टिश्यूज थे वो क्या कर रहे थे? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बना रहे थे। इसी तरीके से बोन मेरो अस्थि मज्जा में जो मेगा कैरियोसाइट के जो टिश्यूज हैं ये क्या बना रहे होते हैं? यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स को। अब देखो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, अगर मैं इनकी संख्या की बात करती हूँ कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक ऐसा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है और उससे बहुत सी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³ में होनी चाहिए, यानी 1.5 लाख टू 4.5 लाख तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए। यदि इनकी संख्या इससे कम जा रही है, 1.5 लाख से क्या हो रही है? कम जा रही है, तो बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करते एक रोग का नाम सुना होगा आपने, डेंगू। डेंगू में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका पता लगाने के लिए करते क्या है? सबसे पहले इनकी संख्या देखते हैं कि कहीं प्लेटलेट्स की संख्या में कोई कमी तो नहीं आ गई है, और जैसे ही प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होती हुई दिखती है तो वो पता लगा लेते हैं कि इनके कौन सा डिजीज होने के चांसेस है, डेंगू। और वो कितनी कम हो जाती है कि यदि ये संख्या मतलब 90,000 तक तो एवरेज मान के चलते हैं कि इतनी तो होनी चाहिए, और यदि ये डाउन होते होते 40,000 तक चली जाती है तो नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो रेड डेंजरस केसेस के अंदर आने लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनकी संख्या 1.5 लाख टू 4.5 लाख होनी चाहिए, और 1.5 लाख से कम यानी 90,000 तक ज़्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं होती, लेकिन 40,000 या फिर इससे कम आने लग गई तो उस जो पेशेंट है उसके जो नोज वाला पार्ट है उससे क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके बाद देखो संख्या के बाद में यदि हम इनकी बात करें कि इनका जो लाइफ स्पेन है यानी जीवन काल, कितना होना चाहिए? जैसे हमने आरबीसी के लिए डिस्कस किया था कि 20 से 120 दिन होना चाहिए, वैसे ही जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनका जीवन काल, लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज, यानी कम से कम मिनिमम 7 डेज हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 10 डेज। इनके बाद में जैसे ही ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड यानी कि इनकी डेथ हो जाएगी, अब ये वर्किंग नहीं कर सकती। इसके बाद इनको भी कहाँ ले जाके स्टोर कर दिया जाता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली के अंदर, जिसको हमने कल आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक के नाम से भी पढ़ा था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, इनका जीवन काल कितना होना चाहिए? 7 to 10 डेज, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10 डेज। अब देखो आगे क्या होता है कि ये करती क्या है, इनका कार्य क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है हमारी बॉडी में तो क्या कर रही है? देखो ये थ्रोम्बोसाइट्स कुछ क्लोट फैक्टर्स को रखती है, क्लोट फैक्टर्स, और क्लोट फैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं? स्कंदन कारक। ये स्कंदन कारक इन थ्रोम्बोसाइट के साथ मिलकर हमारे ब्लड की क्या करते हैं? क्लोटिंग करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाते हैं।
अब ये रक्त का थक्का बनता कैसा है, कैसे बनता है, टाइमिंग क्या होता है इसका, इन सब के बारे में हमें देखना है। बस ये याद रखना है कि ये थ्रोम्बोसाइट्स है या प्लेटलेट्स है, बिंबाणु है, ये क्लोटिंग के अंदर काम कर रही है, रक्त का क्या बना रही है, थक्का बना रही है। अब देखो यहाँ से एक सवाल हमें कंफ्यूज करता है, और वो सवाल क्या होता है कि कुछ तो होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स, जैसे हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स का मतलब स्कंदन कारक, स्कंदन कारक जो रक्त का क्या बनाएंगे, थक्का बनाएंगे। और दूसरी तरफ हमने लिख लिया एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स, यानी कि प्रतिस्कंदक कारक, प्रतिस्कंदक कारक। इसका मतलब क्या है कि क्लोटिंग फैक्टर्स, स्कंदक कारक, ये इनका काम क्या होगा, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। आपको नाम से ही पहचान लेना है, क्लोटिंग फैक्टर्स स्कंदन कारक का मीन्स क्या है, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। और प्रतिस्कंदन का मीन्स क्या है, यहां से हम देखेंगे कि रक्त का थक्का नहीं बनने देते, रक्त का थक्का नहीं बनने देते। क्लोटिंग फैक्टर्स स्कंदन कारक रक्त का थक्का बनाते हैं, और एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो इनमें हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एक प्रोटीन है जिसका नाम आपको पता होगा, फिब्रिनोजेन, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि फिब्रिनोजेन प्रोटीन। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे तो जो कैल्शियम आयन है हमारे, ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तीसरा हम यहाँ बात करेंगे तो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि स्कंदक कारक क्लोटिंग फैक्टर्स जो रक्त का थक्का बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हमारी कौन सी प्रोटीन आ रही है, फिब्रिनोजेन। दूसरा कौन सा आयन आ रहा है, कैल्शियम आयन। और तीसरी कौन सी प्रोटीन आ रही है, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। यदि हम यहाँ एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं कि प्रतिस्कंदक कारक कौन से होते हैं, तो ये सवाल बहुत बार आता है। यहाँ पे हम एक रसायन का नाम लिखते हैं जिसका नाम होता है हिपैरिन, सबने सुना भी होगा हिपैरिन। और यहाँ पे दूसरा जो प्रति रक्त स्कंदक कारक होता है ये होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन तो रक्त का थक्का बनाती है और एंटी प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनने से रोकती है। तो यहाँ से इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेना कि क्लोटिंग फैक्टर्स तो क्लोट बना देते हैं जिसमें फिब्रिनोजेन है, कैल्शियम आयन है, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। और एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते, प्रति रक्त स्कंदक कारक, जिसमें हिपैरिन होती है और कौन सी होती है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन। अब देखो आपको यहाँ से क्या देखना है कि इस हिपैरिन का सवाल कैसे बनता है। ये सवाल ऐसे बनेगा कि हमारा जो ब्लड है जब रक्तवाहिनियों को हम क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी रक्त जब ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों में बह रहा है तो रक्त का थक्का नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही चोट लगती है और ब्लड बाहर निकल रहा है तो रक्त का थक्का बन जाता है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसका कारण यही है क्योंकि जब ब्लड हमारी रक्त वाहिनियों में बह रहा है उस टाइम तक उसमें क्या होती है, हिपैरिन, और हिपैरिन एक्टिव होती है और वो रक्त का थक्का नहीं बनने देती। लेकिन अगर जैसे ही चोट लग जाती है, घाव हो जाता है और रक्त क्या करता है, बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये हिपैरिन काम नहीं कर पाती और वहां पे काम करने लग जाती है फिब्रिनोजेन, कैल्शियम आयन, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये रक्त का क्या कर देती है, थक्का बना देती है। तो इन दोनों चीजों को आपको क्लियर करके रखना है कि क्लोटिंग फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं और एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं। क्लियर है इतना?
अब देखो ये क्रियाविधि क्या होती है कि क्लोटिंग फैक्टर्स कैसे काम करते हैं और रक्त का थक्का कैसे बनाते हैं, वो मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। अब हम बात किसकी करेंगे कि जो क्लोटिंग है उसकी क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म क्या होती है कि जिससे क्लोटिंग बन जाए। आजकल सवाल थोड़ा सा यहां से उल्टा बन के आ रहा है। वो कैसा बन के आ रहा है कि देखो क्लोटिंग की क्रियाविधि में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्लोटिंग फैक्टर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो हो गई हमारी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, आपको रिवाइज करते चलना है। कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। दूसरा अभी हमने पढ़ा कि कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम आयन। तीसरी अभी हमने प्रोटीन पढ़ी, उसका नाम क्या है? थ्रोम्बिन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। यहां देखो सबसे पहले आपको इस कैल्शियम का फंक्शन समझना है कि कैल्शियम करता क्या है। कैल्शियम क्या करेगा कि ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है और ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन पहले क्या रहती है? असक्रिय। पहले कैसी रहती है? असक्रिय। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव, सक्रिय करना पड़ेगा ताकि ये ब्लड की क्या कर सके? क्लोटिंग कर सके। कई बार रीजन क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी क्लोटिंग फैक्टर्स में फाइब्रिनोजेन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, फिर भी रक्त का थक्का बहुत टाइम बाद बनता है। कारण क्या है उसका? कारण ये होता है कि हो सकता है ब्लड में किस आयन की कमी हो? कैल्शियम आयन की। और यदि कैल्शियम आयन की कमी है तो ये असक्रिय फॉर्म से किस फॉर्म में नहीं आ सकते? सक्रिय फॉर्म में। इस चीज को आपको क्लियर करके रखना है। मतलब क्या है? इधर देखो कि जैसे ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये इसकी कैसी अवस्था है? आपको याद रखना है, असक्रिय। यानी यदि ये इस फेज में रहेगा तो ये रक्त का थक्का नहीं बना सकता। मतलब यहां पे ये जो कैल्शियम आयन है ये क्या करेगा? इस फाइब्रिनोजेन को किस में बदल देगा? फाइब्रिन में। किस में बदल देगा? फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन है यही क्या करेगी? रक्त का थक्का बनाएगी। आपको ये चीज क्लियर कर हो गई होगी कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ये कैसी अवस्था है? असक्रिय। कैल्शियम आयन इस असक्रिय अवस्था को क्या कर रहा है? सक्रिय। और वो सक्रिय अवस्था कौन सी है? फाइब्रिन। ये फाइब्रिन क्या करेगी? अब की बार रक्त का थक्का बनाएगी। अब देखो यहां पे ये जो प्रोथ्रोम्बिन हमने लिखा है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, यही कैल्शियम आयन इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को किस में बदलता है? थ्रोम्बिन में। किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन इसकी कैसी अवस्था हो गई? सक्रिय अवस्था। और ये सक्रिय अवस्था अब की बार क्या करेगी? रक्त का थक्का बनाएगी। तो कैल्शियम होना भी जरूरी है ब्लड की क्लोटिंग होने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सभी असक्रिय कंपोनेंट को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। चीज क्लियर है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और ये दोनों ही प्रोटीन मिलकर रक्त का क्या करती है? थक्का बनाती है। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक ब्लड का क्लोट है, रक्त का एक थक्का है, तो बताओ उसमें क्या क्या है? ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। हम ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहे हैं, रक्त का थक्का कैसे बन रहा होता है, और रक्त का थक्का बनने में हमने सबसे पहले देखा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? कैल्शियम आयन। तीसरी कौन सी होती है? थ्रोम्बिन। अगर हम चौथा ऐड कर ले तो यहाँ पे एक विटामिन होती है, और वो विटामिन कौन सी होती है? के। याद रखना है कौन सी विटामिन है? विटामिन के। ये चारों के चारों कंपोनेंट रक्त का क्या करते हैं? थक्का बनाते हैं। लेकिन ये इनकी असक्रिय अवस्था होती है, और फाइब्रिनोजेन को कैल्शियम आयन इसकी सक्रिय अवस्था फाइब्रिन में बदल देता है, और प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में। ठीक है,
और इस तरीके से ये ब्लड की क्या करते हैं, क्लोटिंग करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्लोटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाने वाले कारक कौन से होते हैं, और ऐसे कारक जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। एक बार रिवाइज कर लो कि रक्त वाहिनियों में जब तक रक्त बह रहा है तो रक्त का थक्का क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उस टाइम तक रक्त में एक रसायन होता है जिसका नाम अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, हिपैरिन। और ये हिपैरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, इसके बाद में एक और हमने ऐसा कारक देखा है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता, और वो कारक कौन सा होता है हमारा, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, जस्ट इसके उल्टा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो सवाल आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मैं ही आपसे सवाल कर रही हूं कि एक ब्लड का क्लोट है, यानी रक्त का एक थक्का है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। यानी हम ये बात करें कि ये रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड का क्लोट, ब्लड क्लोट। अब देखो इस ब्लड क्लोट में, यानी हम इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस आरबीसी। मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला जाता है, ठीक है, तो ये फाइब्रिन क्या करती है, ऐसे जाल बनाती है इस तरीके से, और इस जाल के अंदर क्या है कि ये जो आरबीसी है ये फंस जाती है। ये जो जाल बना ये किसका बना है, फाइब्रिन प्रोटीन का, और इस जाल में कौन फंस रही है, आरबीसी। और जैसे ही ये संरचना बनने लगती है हम उसे कह देते हैं कि ब्लड की क्लोटिंग बन गई। तो आपको याद रखना है कि एक ब्लड को क्लोट बनाने के लिए उसके साथ फाइब्रिन और क्या होना जरूरी है, आरबीसी, जिसमें एक जो जालनुमा संरचना बन जाती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिन की, और उसमें क्या फंस जाता है, आरबीसी, और उसे हम क्या कह देते हैं, ब्लड की क्लोटिंग। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन और आरबीसी, विटामिन के, कैल्शियम आयन, ये सब काम करते हैं। अब देखो आगे की हम बात करते हैं। देखो कुछ टर्म्स है जो हमें बहुत कंफ्यूज करती है। वो टर्म्स कौन सी है, जल्दी से तैयार हो जाना आंसर देने के लिए। सबसे पहली टर्म्स मैं आपके सामने लिख रही हूं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। दूसरी टर्म है ल्यूकेपीनिया, ठीक है। तीसरी टर्म है यहां पे एनीमिया। सवाल बहुत पुटअप होते हैं, यहां से ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूजन की चीज है। चौथा जो यहां पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा पॉलीसाइथीमिया। अब ये क्या चीज आ गई, नहीं, ये होता क्या है, एक बार कमेंट में फटाफट बताइए मुझे, ल्यूकेमिया का मीन्स क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेपीनिया क्या है, एनीमिया क्या है, पॉलीसाइथीमिया क्या है। यस, ब्लड कैंसर, डब्ल्यूबीसी की कमी। चलो कुछ हद तक आंसर बिल्कुल सही दिया है कुछ लोगों ने। ल्यूकेमिया का मीन्स क्या होता है, देखो ये एक प्रकार का कैंसर है। क्या है, एक प्रकार का कैंसर। और ये कब होता है, जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो कभी भी गलती से यहाँ पे कमी मत बोल देना। बहुत से लोगों ने अभी बताया है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, तो आज से इस चीज को याद रखना कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। और आप सबको इतना तो पता होगा कि कैंसर होता कब है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो। कैंसर तब होता है जब किसी भी कोशिका में
विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ जाती है, यानी कोशिका जितना विभाजन करना चाहिए था उससे ज्यादा विभाजन करने लग जाती है और कोशिका की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है, इंडिविजुअली। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि कैंसर का मीन्स कोशिका लगातार विभाजन करती रहती है और जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो ल्यूकेमिया को आप कैसे याद रखेंगे, ल्यूकोसाइट, कल हमने एक नाम लिखा था ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट हम किसको बोल रहे थे, डब्ल्यूबीसी को। ल्यूकोसाइट किसको बोल रहे थे, डब्ल्यूबीसी को। तो ल्यूकेमिया का मीन्स क्या हो गया कि ल्यूके से हम समझ गए कि कौन सी कोशिका की बात कर रहा है, डब्ल्यूबीसी की। मतलब कि डब्ल्यूबीसी की संख्या ब्लड में जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी आपको भी पता है कि कंसंट्रेशन है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हमारा ब्लड है, ये वेन्स है या फिर आर्टरीज है, ये हमारा ब्लड इसके अंदर बह रहा है, ठीक है। और ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। अब सपोज करो कि डब्ल्यूबीसी की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इस ब्लड का जो फ्लो है, यानी ब्लड जिस वे से बह रहा है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिया को हम एक कैंसर कहते हैं और जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो ये ल्यूकेपीनिया का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो ल्यूकेमिया के जस्ट अपोजिट, यहाँ ल्यूके से समझ में आ गया कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। मतलब ल्यूकेपीनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद रखेंगे इसको, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जबकि ल्यूकेपीनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो गई तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और कई प्रकार की डिजीज का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है एनीमिया, मैं इन दोनों को एक बार रफ कर रही हूं, देख लेना। एनीमिया आप सब जानते हो तो एक बार कमेंट कर दो मुझे कि एनीमिया क्या होता है। देखो एनीमिया का मीन्स क्या होता है, रक्त की कमी। रक्त की कमी ये टेक्निकल वर्ड है, इसको अगर अपन सिंपल में पढ़े तो इसे हम क्या कहते हैं, रक्त की कमी। और आपको पता है कि इस रक्त में जो कणिकाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी। कल हमने डिस्कस किया था कितना परसेंट पाई जाती है, 99%। हम कह देते हैं रक्त क्षीणता, यानी कि रक्त में क्या आ गई है, कमी आ गई है। इतना क्लियर है। एनीमिया में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, जिसे हम रक्त की कमी या रक्त अल्पता या फिर रक्त क्षीणता के नाम से भी जानते हैं। अब ये पॉलीसाइथीमिया, ये क्या आ गया, देखो ये जस्ट अपोजिट है एनीमिया के। कैसे, एनीमिया में आरबीसी की संख्या में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो ऐसे ही पॉलीसीमिथीमिया में क्या हो जाएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ने लग जाती है या फिर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो आरबीसी है लगभग 4.5 लाख टू 5.5 लाख पर mm³ होनी चाहिए लेख में, तो इनकी जो संख्या है इस मैक्सिमम नंबर से क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और यदि आरबीसी की संख्या बढ़ गई, अब आप सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि आरबीसी की संख्या बढ़ रही है तो फायदे वाली बात है, सिंपल सी बात है कि फायदे वाली बात है, आरबीसी तो बढ़ रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, कम तो हो ही नहीं रही ना। लेकिन दिक्कत है कैसे, जैसे एक पानी का ग्लास है, उसमें आप कितनी चीनी घोल सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा उसमें डाले जाओगे तो क्या वो उसको घोल पाएगा, बिल्कुल नहीं। मतलब हमारा जो रक्त है ये इतनी आरबीसी को अधिकतम रख सकता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो इस रक्त में आरबीसी की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी तो आरबीसी की सांद्रता इसमें ज्यादा हो गई और रक्त का जो फ्लो है
वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ठीक है, रक्त का जो फ्लो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया। यानी कि जैसे पानी बह रहा है, आपने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर भी बह रहा है, आप फिर भी बहुत मिट्टी डालते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पानी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब जो चीज है वो हद से ज्यादा निकल चुकी है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, फायदे की बात तो है, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड का फ्लो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया क्लियर है। एनीमिया में आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, और कितनी होती है आरबीसी, लगभग 99% भाग बनाती है। और आरबीसी की संख्या में कमी आने को हम रक्त की कमी या रक्त क्षीणता भी कह सकते हैं। और पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने हार्ट अटैक के बारे में सुना होगा कि कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण क्या हो जाता है, थक्के बनने लग जाते हैं और ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसे ही हम क्या कह देते हैं, हार्ट अटैक। तो वैसे ही सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। तो शायद ये जो मैंने चारों टर्म आपको बताई है वो क्लियर होगी। अब ऐसे ही कुछ टर्म की बात हम आगे करते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप से शुरू करने से पहले जो सवाल इस ब्लड कंपोनेंट से आ सकते हैं उन सब की हम बात करेंगे। इसके बाद में देखो, एक नाम आपने सुना होगा, हीमोसाइटोक्रिट। सुना है क्या, हीमोसाइटोक्रिट, जिसको ये लिखते हैं HCT। रिपोर्ट तो करवाई होगी सीबीसी, और उस सीबीसी में लिखा होता है हीमोसाइटोक्रिट HCT। अब सवाल थोड़ा सा डीपली आने लग गया कि ये हीमोसाइटोक्रिट क्या होता है, HCT का मीन्स क्या है। बताएंगे एक बार मुझे, हीमोसाइटोक्रिट क्या होता है, जल्दी से एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। हीमोसाइटोक्रिट HCT का मीन्स क्या है, नहीं पता? हाँ, थैलीसीमिया के बारे में बताएंगे, आएगा अभी। चलो हम बात कर लेते हैं, हीमोसाइटोक्रिट क्या है। देखो, यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसकी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपने सीबीसी रिपोर्ट करवाई है, आपने आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया, प्लेटलेट्स देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं गया कि ये हीमोसाइटोक्रिट जो लिखा है एक्चुअल में ये है क्या। तो ये है क्या, आज इसको क्लियर कर लेना कि ब्लड में अगर केवल हम आरबीसी की बात करेंगे, देखो ब्लड में तो बहुत सी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, लेकिन ब्लड में केवल किसकी बात करेंगे, आरबीसी की। यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें सभी कोशिकाओं को हटाकर केवल किसको रखे, आरबीसी को, और उसकी जो काउंटिंग है वो किस रूप में की जाती है, HCT, हीमोसाइटोक्रिट। क्लियर है क्या? यानी हीमोसाइटोक्रिट के बराबर हम किसको लिख सकते हैं, आरबीसी को। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्लड जिसमें केवल आरबीसी रखनी है और सारी की सारी कोशिकाओं को क्या करना है, हटाना है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोसाइटोक्रिट यानी कि HCT। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूं यहां पे कि इस आरबीसी की संख्या का मापन किसके द्वारा किया जाता है, कि आरबीसी का नंबर हमें पता चल रहा है, तो इस आरबीसी की संख्या का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहां यदि हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा हीमोसाइटोमीटर। क्या होगा, हीमोसाइटोमीटर। यानी हीमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी की संख्या का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ठीक है। हीमोसाइटोक्रिट बराबर आरबीसी, यानी कि ब्लड में से यदि केवल आप आरबीसी की काउंटिंग कर रहे हो, वो भी किससे, हीमोसाइटोमीटर से, तो उस टर्म को क्या कह देते हैं हम, हीमोसाइटोक्रिट। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून।
ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करे। ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे, नोट कर लेना इस चीज को, हीमोसाइटोक्रिट क्या है। अब देखो आगे की बात हम करते हैं कि कुछ एक टर्म्स ही है जो आपसे बहुत बार पूछी जाती है। हम ब्लड के कंपोनेंट खत्म करने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार बेसिकली जो सवाल आ रहे हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल कि आपके पास क्या मिल सकता है आपको, कि इंटरनेशनल, तैयार रहना आंसर देने के लिए, इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे। इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दो। इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? पता होगा सबको। चलो मैं आंसर देती हूं, आगे से याद रखना। राजकुमार सिंह 12 जून, थोड़ा सा और बढ़ा दो, 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को। आज से याद रहेगा, इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे यहीं पे बात करती हूं कि एक और पॉइंट ऐसा है जो पूछा जाता है, और वो पॉइंट कौन सा है? कृत्रिम रक्त का। कृत्रिम रक्त सुना होगा सबने कि आर्टिफिशियल ब्लड भी बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रक्त भी बनाया जाता है, लेकिन उस कृत्रिम रक्त के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सवाल क्या बनता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, जैसे सोडियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन। फ्लोरोकार्बन दिया हुआ मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कृत्रिम रक्त कहलाएगा? जल्दी से, कृत्रिम रक्त क्या है? ये क्लियर है? मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूं, साफ कर देती हूं। कृत्रिम रक्त किसे कहेंगे हम? आर्टिफिशियल ब्लड में रेड कलर डालते हैं, कंपोनेंट पूछ रही हूं मैं, सोडियम ऑक्सलेट। हाँ बिल्कुल, रेलवे के लिए सही है, बिल्कुल आर्टिफिशियल ब्लड। देखो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सारे करंटली जो सवाल बनते आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो सवाल बन चुके हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, तो हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, याद रख लेना, नोट कर लेना इस चीज को। एक चीज आपने देखी होगी लिखी हुई कहीं पे, PFC। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा, PFC। ये क्या होता है? देखो इसकी फुल फॉर्म होती है पर फ्लोरोकार्बन, यानी कि जो फ्लोरीन वाला कंपोनेंट है और जो कार्बन है, इन दोनों को काम में लेके हम क्या बना सकते हैं? कृत्रिम रक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। बस इतना याद रखो कि PFC ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, वो P के आगे A जोड़ देगा, K जोड़ देगा, और कुछ भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना PFC पर फ्लोरोकार्बन क्या बना सकता है? कृत्रिम रक्त बना सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? PFC पर फ्लोरोकार्बन क्या बनाएगा? कृत्रिम रक्त बनाएगा। ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट से जो सवाल बनने थे वो मैंने आपको बताए हैं, बीच बीच में मैं पूछती जाऊंगी, इसलिए आप रिवाइज करते जाना इनको। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? हमने बात की थी कि जैसे ही हमारा ब्लड कंप्लीट होता है उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप्स की। तो यहां पे देखो, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देती हूं। आप सबने एक नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में सुना होगा। ये हीमोफीलिया क्या है? सबसे पहले तो हम इस नाम से ही समझ गए, हिम। और हिम जो वर्ड है, ये हम हमारा जो सिस्टम्स है उसमें किसके लिए काम में लेते हैं? ब्लड के लिए।
जैसे हीमेटोलॉजी, हीमोपोइसिस, वहां पे कौन सा वर्ड काम में आता है? हिम वर्ड। तो मतलब समझ तो गए कि ये हीमोफीलिया है तो कोई ना कोई ब्लड का डिसऑर्डर ही, ठीक है। अब ये डिसऑर्डर होता कैसे है? देखो सबसे पहले ये जो हीमोफीलिया है ये इंग्लैंड में देखा गया था। कहाँ देखा गया? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी कहाँ? जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम क्या था? विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया। यानी कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले एक ब्लड डिसऑर्डर यानी एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का मतलब इसे शाही रोग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शाही फैमिली में देखा गया था सबसे पहले, और वो कौन थी? विक्टोरिया, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि यदि ये किसी पेरेंट में है तो वो धीरे धीरे उसकी आगे वाली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होता जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक डिसऑर्डर। इसमें होगा क्या कि इस हीमोफीलिया रोग में ये देखा गया कि ये जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है इसमें एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मतलब क्या है? रक्त स्कंदक कारक अनुपस्थित था, एब्सेंट था। क्योंकि रक्त स्कंदक कारक होता तो रक्त का क्या बन जाता? थक्का बन जाता। लेकिन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ही क्या है? अनुपस्थित है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता। यानी कि हमने एक चीज क्लियर कर ली कि हीमोफीलिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि रक्त का थक्का बनाने वाले कारक क्या होते हैं? अनुपस्थित। अब वो कारक कौन सा है उसका नाम भी आपको याद रखना है, तो मैं यहां लिख रही हूं उस कारक का नाम। उस कारक का नाम है AHG। क्या नाम है? AHG। कौन से नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे। अब आप पूछोगे कि आपने ये क्या बोल दिया कि 9वें नंबर पे आ रहा है? देखो हमारी बॉडी में कुल 13 रक्त स्कंदक कारक आते हैं। कितने होते हैं? 13। उसमें से हम कुछ मोस्ट वो याद रख लेते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन है, विटामिन के है, इस तरीके से। तो ऐसे ही 9वीं स्थिति पर एक रक्त स्कंदक कारक होता है जिसका नाम क्या होता है? AHG। अब आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ये आवाज क्या सॉरी आवाज नहीं आ रही, ये आपकी आवाज नहीं है, ये मेरी ही है आवाज। AHG क्या होता है? देखो इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। आपको पता है कल हमने देखा था ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि 9वीं स्थिति पर एक रक्त स्कंदक कारक जिसका नाम होता है AHG और फुल फॉर्म देखें तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ये कारक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में अनुपस्थित देखा गया और उसका साइड इफेक्ट क्या था? साइड इफेक्ट उसका ये था कि उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो इस चीज को देखो एक बार रिवाइज करती हूँ। हीमोफीलिया क्या है? एक शाही रोग है। क्यों? शाही फैमिली में देखा गया था। और शाही फैमिली में किसमें देखा गया? महारानी विक्टोरिया में। हुआ क्या कि महारानी विक्टोरिया में रक्त का थक्का नहीं बनता था। उसका कारण था कि एक क्लोटिंग फैक्टर AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जो रक्त का थक्का बनाता है वो उसमें क्या था? अनुपस्थित था। तो हीमोफीलिया रोग आपको सीधा पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। और ये कारण आपको याद रखना है बेसिक नॉलेज के लिए। क्लियर है हीमोफीलिया का? अब इस हीमोफीलिया से प्रेजेंट में सवाल कैसे बन रहे? रेलवे वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि डीपली सवाल आते हैं इसके अंदर। अब देखो इसकी वंशागति की यदि हम बात करें, वंशागति, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हीमोफीलिया
एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। मतलब क्या है कि हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। ठीक है, अब इसकी वंशागति यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि ये स्थानांतरित हो रहा है यानी वंश की गति हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वंशागति। होती कैसे है इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये जो हीमोफीलिया रोग है इसकी जीन कहां पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर। कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स पर। सबसे पहले तो ये याद रखना, ठीक है। हीमोफीलिया की वंशागति की जीन कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। और एक्स गुणसूत्र पर ही ये क्या दिखाती है, वंशागति दिखाती है। यानी कि एक बार इसको मैं मिटा देती हूं। अब देखो क्या क्या इसके जीनोटाइप हो सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने लिख लिया फीमेल और एक क्या लिख लिया, मेल। यानी फीमेल में गुणसूत्र क्या होंगे, एक्स एक्स, और मेल में क्या होंगे, एक्स वाई। हीमोफीलिया की जीन कौन से गुणसूत्र पर होगी, एक्स गुणसूत्र पर। यानी मैंने यहां लिख दिया एक्स एच एक्स। इस एच का मतलब क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। जीन कौन से गुणसूत्र पे पाई जा रही है, एक्स पर। यहां मैंने इसको लिख दिया एक्स एच वाई। हम वाई पे तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि जीन किस पे पाई जा रही है, एक्स पर पाई जा रही है। अब देखो इसका दूसरा और टाइप बन सकता है, और वो टाइप क्या हो सकता है, एक्स एक्स एच एच। दोनों एक्स गुणसूत्र पे भी किसकी जीन आ सकती है, हीमोफीलिया की जीन। ठीक है, ये जो जीनोटाइप है एक्स एच एक्स वाला महिला का है, ये भी किसका है, महिला का। एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी आनुवांशिक रोग हो, उस रोग की वाहक हमेशा कौन होती है, महिला। यानी रोग यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, महिला के थ्रू। तो यहां देखो ये जो जीनोटाइप है, ये जो महिला होगी वो क्या होगी, वाहक होगी। महिला क्या होगी, वाहक। यानी कि इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएगी। ठीक है, ये जो पुरुष होगा, ये पुरुष क्या होगा, रोगी होगा। यानी कि पुरुष में यदि एक एक्स गुणसूत्र पे भी हीमोफीलिया की जीन आ जाए तो वो पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्या पुरुष कभी वाहक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, वाहक हमेशा कौन रहेगी, महिला रहेगी। ठीक है, अब ये दूसरा जो जीनोटाइप आपको दिख रहा है कि दोनों एक्स गुणसूत्र पे किसकी जीन है, हीमोफीलिया की जीन। तो ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप वाली महिला क्या होगी, रोगी होगी। तो तीन चीज यहां से आपको क्लियर करके रखना है कि यदि पुरुष के एक भी एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन आ जाती है तो पुरुष कैसा होगा, रोगी होगा। ठीक है, यदि महिला के दोनों एक्स में से एक पर हीमोफीलिया की जीन है तो वो महिला कैसी होगी, वाहक होगी। वाहक का मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको लेके जाएगी। ठीक है, अगर दोनों एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन है तब वो महिला क्या होगी, रोगी होगी। यानी कि एक बात आप ध्यान रखना कि यदि पुरुष रोगी है, आपसे एक सवाल पूछती हूं मैं कि एक पुरुष, ये तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, तैयार रहना। देखिए किस किस को समझ में आया है, जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर बताना। ठीक है, देखो एक पुरुष है और पुरुष क्या है, हीमोफीलिया रोगी। पुरुष क्या है, हीमोफीलिया रोगी। यानी कि हमने इसको लिख दिया, मैं लिख देती हूं, वैसे आपको याद होना चाहिए। यानी इस पुरुष का जीनोटाइप हो गया एक्स एच वाई। यानी कि इसके एक एक्स गुणसूत्र पर किसकी जीन है, हीमोफीलिया की। ठीक है, अब इस पुरुष का विवाह है, पुरुष का विवाह है यानी शादी एक ऐसी महिला से करवाते हैं जो महिला कैसी है, सामान्य। यानी महिला में कोई रोग नहीं है,
हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, एक बार आप इस सवाल को देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुरुष हीमोफीलिया का रोगी है तो जीनोटाइप क्या हो गया, XHY। जो महिला है, ये महिला कैसी है, सामान्य, मतलब मैं इसका जीनोटाइप क्या लिख दूं, XX। मुझे ये बताओ कि क्या इसकी कोई ऐसी संतति होगी, दोनों का विवाह के बाद में जब इनकी संततियां आएंगी तो उनमें से कोई एक ऐसा बच्चा होगा क्या जिसमें हीमोफीलिया का रोग आएगा, कोई भी एक। जल्दी से आंसर दो। संदीप जी ने आंसर दिया है, जी बिल्कुल सही है। विनय कुमार सही है बिल्कुल, जल्दी से। लड़की होगी लड़का होगा उसकी बात नहीं कर रहे हम, लड़की हो लड़का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना पता करना है कि यदि पुरुष रोगी है और महिला सामान्य है तो क्या उनकी संततियां रोगी हो सकती है। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही सही आंसर दिए हैं, इसका मतलब आपको ये समझ में आया है। चलो एक बार हम देख लेते हैं, यहां पे सामने देखो, पुरुष हीमोफीलिया का क्या है, रोगी है, और महिला क्या है, सामान्य। एक बात मुझे बताओ, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि नहीं होगा, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अभी हमने कहा कि रोग हमेशा अगली पीढ़ी में किससे जाता है, महिला से, यानी वाहक कौन होती है, महिला होती है। लेकिन महिला तो हमारी क्या है, सामान्य। तो हम पहली नजर में देखते ही पहचान सकते हैं कि पुरुष चाहे रोगी हो, जब तक महिला सामान्य है कोई भी आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकती। क्लियर है, आपको पहचानना कैसे है, महिला को चेक करो, उसका जीनोटाइप चेक करो, सामान्य है बिल्कुल सही, यहां टिक लगा सकते हो कि नहीं ये पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। बहुत ने सही आंसर दिया है सबसे पहले तो। अब देखो इसको यदि हम प्रूफ करके देखें कि क्या ऐसा होता है, तो सामने देखो, समझने की कोशिश करना। एक पुरुष है जिसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो X और एक कौन सा, Y। यानी इसके जो शुक्राणु बनेंगे, जो स्पर्म बनेंगे, ये शुक्राणु, इन शुक्राणु में से एक तो ऐसा होगा जिसमें X वाला गुणसूत्र होगा और एक शुक्राणु में कौन सा होगा, Y। और ये X ऐसा होगा जिसपे किसकी जीन होगी, हीमोफीलिया की, ठीक है। और ये महिला है, इसके अंदर जो अंडाणु बनेंगे उसमें एक अंडाणु ये X गुणसूत्र वाला और दूसरा अंडाणु ये X गुणसूत्र वाला। अब आप समझ रहे होंगे मैडम आप ये क्या कर रहे हो, जी कुछ नहीं है, ये शुक्राणु बने हैं और ये क्या बने हैं, अंडाणु बने हैं। अब क्या होगा कि निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। यदि ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करता है, यानी मैंने इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया, ये शुक्राणु इस अंडाणु को क्या कर रहा है, निषेचित कर रहा है, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, XHX। लड़का लड़की की बात में करेंगे अपन, ठीक है। क्या लिख दिया, XHX। अब हो सकता है कि ये शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित ना करके पहले इसको कर दे, कंडीशन है। तो मैंने दूसरा टाइप ये बना दिया, तो ये बच्चा भी कैसा हो गया, XHX। यहां देखो, ये जो महिला है, लड़की है, क्या ये रोगी है, नहीं है। क्यों, हमने पीछे डिस्कस किया है कि जब तक महिला के दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया की जीन नहीं आएगी तब तक वो रोगी नहीं हो सकती। मतलब ये महिला रोगी तो नहीं है, तो फिर क्या है भाई, वाहक है। अब की बार इस लड़की की शादी जिस लड़के से होगी, उसके जो बच्चे होंगे उनमें ये हीमोफीलिया क्या होगा, स्थानांतरित होगा, क्योंकि महिला वाहक हो गई। अब पीढ़ी अगली पीढ़ी में जाना पॉसिबल है, 100% पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। ये महिला भी कैसी हो गई, वाहक, रोगी तो नहीं है लेकिन क्या हो गई, वाहक। और मैंने आपसे क्या पूछा था कि क्या कोई ऐसी संतान होगी जिसमें हीमोफीलिया रोग होगा। दो चीजें तो हमने क्लियर कर ली। अब मैं एक बार इसको साफ कर देती हूं और इस Y वाले गुणसूत्र को हम समझते हैं, ठीक है।
अब देखो, यदि ये वाला शुक्राणु निषेचन ना करके ये वाला शुक्राणु निषेचन करता है तो ये क्या बन गया, एक्स वाई, और दूसरे से अपन देखें तो ये भी क्या बन गया, एक्स वाई। हमें पता है ये तो सामान्य पुरुष का जीनोटाइप है, ठीक है। ये जो पुरुष होगा ये कैसा होगा, सामान्य, क्लास का टाइम है 2 बजे से, और ये जो पुरुष होगा, ये जो लड़का होगा वो भी कैसा होगा, सामान्य। मतलब एक चीज क्लियर यहां से हो गई कि 2 लड़कियां होंगी, दोनों वाहक होंगी, रोगी नहीं होंगी। 2 लड़के होंगे, दोनों कैसे होंगे, सामान्य होंगे। मतलब इस पीढ़ी के अंदर एक भी संतान ऐसी पैदा नहीं होगी जिसमें कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया का रोग। शायद यहां से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि महिला वाहक कैसे है। क्लियर है इतना, आगे चले, क्लियर है इतना, चलो आगे। अब देखो, ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हीमोफीलिया का सवाल भी पूछा जाता है। अब देखो, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा टॉपिक हमने कल नोट किया था, और वो टॉपिक था हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सब अपना अपना ब्लड ग्रुप याद कर लो, क्योंकि मैं भी पूछने वाली हूं आपसे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं इसकी बात हम करेंगे। यहां से सवाल बहुत बनते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, उन सब का डिस्कस आज हम यहां करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ते रहना बस। सबसे पहले तो देखो, ये ब्लड ग्रुप्स हैं, इनमें हम 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। वो 4 कौन कौन से होते हैं। बेसिक हम 8 प्रकार के बोलते हैं, क्योंकि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा तो किसी का क्या होगा, ए नेगेटिव। किसी का बी पॉजिटिव होगा तो किसी का क्या होगा, बी नेगेटिव, ठीक है। किसी का ए बी पॉजिटिव होगा तो किसी का क्या होगा, ए बी नेगेटिव। और किसी का ओ पॉजिटिव होगा तो किसी का क्या होगा, ओ नेगेटिव। यानी हम देखें तो ब्लड ग्रुप वैसे तो ए बी ओ 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस RH कारक के कारण हम इसे 8 प्रकार में पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब सवाल यहां से ये बनता है कि सबसे पहले इन ब्लड ग्रुप को खोजा किसने होगा, किसका इतना माइंड चला होगा कि उसने ये ब्लड ग्रुप खोज डाले जो आज हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको, देखो इन चारों ब्लड ग्रुप में से यहां पे देखो 2 वैज्ञानिक आएंगे। मैंने यहां लिखा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। यहां से इस ए बी को थोड़ा सा अलग करके रखो, ठीक है। इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज की थी, आप सबको पता भी होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे, और वो ब्लड ग्रुप कौन कौन से थे, ए बी ओ, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। अब इस ए बी की खोज किसने की थी, बताना। देखें, ए बी की खोज किसने की थी, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, चलो मैं बता देती हूं। डेक्सटिलियो, नाम कुछ ऐसा ही है, डेक्सटिलियो स्टर्लिन। डेक्सटिलियो स्टर्लिन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा था, ए बी। मतलब ये जो डेक्सटिलियो स्टर्लिन था, ये इस कार्ल लैंडस्टीनर का एक स्टूडेंट था, एक शिष्य था। जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप खोज दिए तो डेक्सटिलियो स्टर्लिन से रुका नहीं गया, और उसने 4था ब्लड ग्रुप कौन सा खोज दिया, ए बी खोज दिया, ठीक है। याद रहेगा इतना खोज के बारे में। ए बी ओ को कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इनका जो शिष्य था, जो स्टूडेंट था, उस
का नाम था डेक्सटिलियो स्टर्लिन और उसने कौन सा ब्लड ग्रुप खोज दिया? AB ब्लड ग्रुप। क्लियर है? अब देखो ये ब्लड ग्रुप है, इनको A, B, O, AB इनके नाम से ही क्यों जानते हैं? X, Y, Z ये क्यों नहीं कहते? कारण क्या है इसका? तो देखो इसका कारण अभी हम समझेंगे। देखो दो चीजें आपने डिस्कस करी थी हमने कल भी, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा प्रतिजन, जिसे हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। ठीक है, अब मैं सवाल करने वाली हूं आपसे, तैयार रहना, एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड। दूसरा हमारा होता है प्रतिरक्षी। कौन सा होता है? प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये क्या चीज आ गई? नई चीज है कुछ। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी क्या है? देखो ये है तो एक प्रकार की प्रोटीन्स, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? ये जो प्रतिजन है ये पाए जाते हैं जो हमारी ये जो आरबीसी है, ये जो मैंने संरचना बनाई है किसकी बनाई है? आरबीसी। और ये आरबीसी की क्या है? सतह। आरबीसी की सतह है, सरफेस। इस आरबीसी की सतह पर किसकी उपस्थिति देखी जाती है? एंटीजन की। और एंटीजन केवल कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये एंटीजन कहां पाए जाते हैं? इस आरबीसी की सतह पे, यानी या तो ए होगा या फिर कौन सा होगा? बी होगा। हमने भी डिस्कस किया एंटीजन दो ही प्रकार के होंगे, या तो ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। ये जो एंटीबॉडी है, इन एंटीबॉडी को बनाता कौन है? एंटीजन। कल बात की थी हमने एंटी जनरेट, इस तरीके से कि ये अपने जो अपोजिट है उसके अपोजिट क्या बनाता है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनाता है। ठीक है, और ये प्रतिरक्षी किसके अंदर पाई जाती है? प्लाज्मा में। इस चीज को भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, प्रतिजन आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाई जाती है, यानी कि आरबीसी की सतह पर नहीं पाई जाती। अब देखो ये जो एंटीजन है किसकी सतह पे पाई जा रहे हैं? आरबीसी की सतह पर। काम कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने इस तरीके से 4 आरबीसी बना रखी है, आप खुद ही बताएंगे मेरे को। 3 और ये हो गई चौथी आरबीसी। 4 आरबीसी मैंने आपके सामने बता दी। अब इस आरबीसी की सतह पे मैंने लिख दिया ए, इसकी सतह पे लिख दिया बी, इसकी सतह पे लिख दिया ए एंड बी, और इस आरबीसी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्या है? मैं यहां से एंटीजन निकालूंगी। क्या निकालूंगी? एंटीजन। देखना, एंटीजन किसकी सतह पे पाए जा रहे हैं? आरबीसी की सतह पर। और वो एंटीजन केवल 2 प्रकार के होंगे, हमेशा ध्यान में रखना, या तो एंटीजन ए होगा या फिर एंटीजन क्या होगा? बी होगा। अब देखो यदि आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी है, यदि आरबीसी की सतह पे ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक है, यदि आरबीसी की सतह पर बी ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और यदि आरबीसी की सतह पे देखो दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो हम किसी एक को तो प्रायोरिटी दे नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। और एक चौथी आरबीसी ऐसी है जिसकी सतह पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं है, जिसे हम जीरो या फिर क्या कह देते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। जीरो ब्लड ग्रुप या फिर क्या कह सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। इतनी बात क्लियर है? ए ब्लड ग्रुप कब होगा? जब आरबीसी की सतह पे ए प्रतिजन होगा।
बी कब होगा? जब आरबीसी की सतह पे बी एंटीजन होगा। ए बी कब होगा? जब आरबीसी की सतह पे दोनों एंटीजन होंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ओ कब होगा? जब आरबीसी की सतह पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो दो सवाल यहां से आपके तैयार हो चुके हैं। वो कौन से हैं? पहला सवाल इस ए बी से जो बना है वो क्या है? आपसे क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? चेतन चौधरी, सही आंसर है ए बी। क्योंकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो हम देख लेते हैं, एक तो एंटीजन कौन सा होता है? ए, और दूसरा एंटीजन कौन सा होता है? बी। और ये दोनों हमें साथ देखने को मिलते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में? ए बी ब्लड ग्रुप में। पहला सवाल क्लियर है। दूसरा सवाल यहां से क्या बन जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ना तो ए होता है और ना ही बी होता है। तो हमें पता है सिंपल सा, जीरो ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप। दोनों सवाल क्लियर है यहां से। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं कौन सा हो गया? ए बी। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता कौन सा हो गया? जीरो ब्लड ग्रुप या फिर ओ। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। तो ये एंटीजन वाला क्लियर है। अब देखो, मैं यहीं से आपको एंटीबॉडी निकालना सिखाती हूं कि एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी आप कैसे निकालेंगे। अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करो, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब क्या है? अपोजिट में कोई ना कोई बॉडी बने। एंटी का मीन्स ही क्या है? अपोजिट। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, सपोज दैट कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या मेरा ही ब्लड एक के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? क्या मैं खुद ही खुद की दुश्मन बनूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है हम अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? मतलब अगर किसी में ए एंटीजन है तो ए तो नहीं हो सकता, तो फिर एंटीजन जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी बनेगी? एंटी बी। कौन सी बनेगी? एंटी बी। एंटीजन तो दो ही प्रकार के होंगे, ए या फिर बी। अगर ए है तो बी आएगा और बी है तो क्या आएगा? ए आएगा। बस इतना याद रखो। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी? बी। और एंटीजन यदि बी है तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी? ए। यानी कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो यहां पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या बनेगी? एंटी ए। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब ए बी की बात करते हैं कि ए बी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी। मुझे बताओ कि ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है, ए बी है और बी बी है, तो क्या ये एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। क्या एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे? क्या कभी नहीं बनेंगे। मतलब क्या है कि ए वाला तो बी नहीं बनने देगा और बी वाला कभी ए नहीं बनने देगा। यहां आंसर हो गया नील। यानी यहां पे एंटीबॉडीज क्या हो गई? अनुपस्थित। ठीक है। अब यदि हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप में ना तो ए है और ना ही बी है। अब ए नहीं है तो एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी? बी। और ए बी नहीं है तो एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी? ए। यहां से भी दो सवाल तैयार हुए हैं। ठीक है। सवाल क्या बनेंगे? पहले ए बी ब्लड ग्रुप से देखो कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो आप क्या कहेंगे? ए बी। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि दोनों एंटीजन होते हैं। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो वो कौन सा होता है? ओ। क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन ही क्या होते हैं? अनुपस्थित। अब एक बार इसको देख लो और चारों सवाल में एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूं कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, बी है तो ए बी है, दोनों साथ है तो किसी को आने ही नहीं देंगे। तो क्या हो गया? अनुपस्थित। अब इसके पास कोई है ही नहीं, ना तो ए है ना बी है। ठीक है। तो क्या हो गया? एंटी बी और एंटी ए। अब देखो एक बार, एक बार देखना
मैं दोनों ब्लड ग्रुप लिख रही हूँ, ए बी ब्लड ग्रुप और ए कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में यदि हम एंटीजन की बात करें तो दोनों एंटीजन है, ए बी है और पी बी है। मैं ओ की बात करूं तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, एब्सेंट। ठीक है, अब यहीं पे मैं यदि एंटीबॉडी की बात करती हूं कि एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो ए है बी है, अगर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी एब्सेंट, और अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट। एक चीज समझ में आ गई होगी, दोनों है एंटीबॉडी नहीं आएगी, और दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी आएगी। यानी रोकने वाला नहीं है तो कोई भी आ सकता है, रोकने वाला है तो कोई नहीं आ सकता। क्लियर है इतना? तो आज का टाइम हो गया है, इसके आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे। इतना आप क्लियर करके रखें